इंडो चाइना डिस्प्यूट का जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है उसको समझा था, यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट को हम लोगों ने समझा था। अब हम उससे आगे चल रहे हैं। आपस में बातें बंद कर दें आप लोग, अब अपना माइक बंद कर दें, अपना माइक बंद करें। हम लोगों ने कल उसमें तिब्बत वाले पार्ट पर क्या चीजें थी उसको समझा था। अब हमें इधर वेस्टर्न रीजन और सेंट्रल रीजन को समझना है। पहले हम ये समझ लें कि विवाद कहाँ कहाँ है, फिर हम समझेंगे कि विवाद क्यों है, फिर हम समझेंगे कि करंट जो विवाद है वो कैसे है, उसके पीछे क्या रीजन है, रिसेंट फेस ऑफ कहाँ कहाँ हुआ है, ये सारी चीजें हम लोग इसके बाद समझेंगे। तो पहले हम एक मैप ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें चीजों को। हम पहले ये समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर विवाद है ना। तो देखिए, ये जो कश्मीर का नक्शा आपको दिख रहा है, इस कश्मीर के नक्शे में आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, स्पीकर पे होंगे। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ठीक है। हम ये देखने जा रहे हैं कि इंडो चाइना रिलेशन में वो एरिया कौन कौन सा है जिसे हम क्लेम करते हैं या फिर वो क्लेम करता है। बेसिकली उसके क्लेम से हमें ज़्यादा मतलब है कि वो कहाँ कहाँ क्लेम करता है। तो ध्यान दें कि वास्तव में जो हम अपना एरिया दिखा रहे हैं कश्मीर का, वो हम क्लेम कर रहे हैं, उतना हमारे ऑक्यूपेशन में है नहीं। उसमें स्थितियां क्या हैं, तो ध्यान से समझें। ये जो एरिया है इतना, ये अक्साई चीन कहलाता है। ये चाइना के कब्जे में है और हमारा इस पर क्लेम है। वो क्लेम कैसे है वो सारी चीजें हम समझेंगे। पहले आप फिजिकली ये समझ लीजिए कि कहां कहां चाइना क्लेम कर रहा है कि मेरा है ना। उसके बाद यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा, काराकोरम पास। और काराकोरम पास के जस्ट नीचे वाला जो एरिया है त्रिभुजाकार लगभग, ये सियाचिन ग्लेशियर है जिस पर हमारा कब्जा है। और सियाचिन ग्लेशियर से जस्ट ऊपर ये वाला जो हिस्सा है, ये है सक्सगाम वैली। ध्यान दें, सर ये एरिया अक्साई चीन। हेलो हाँ बोलिए। सर, सियाचिन ग्लेशियर 99 के कारगिल वॉर में लिया गया था क्या? नहीं, उससे पहले लिया गया था 84 के आसपास। यानी कि पहले पाकिस्तान या फिर चाइना के कब्जे में नहीं, वो था ना? किसी के कब्जे में नहीं था। नो मैंस लैंड है सब, किसी के कब्जे में नहीं था, है ना।
इस पर जब पाकिस्तान की तरफ से इन्वेजन इंट्रूजन होने लगा तो भारत ने इस पर कब्जा कर लिया ऑपरेशन मेघदूत के तहत। ये जो एरिया है आपका, ये एरिया है शक्सगाम वैली, शक्सगाम घाटी। ये 1962 के वार में चाइना ने कब्जे में लिया और 1963 में ये जो एरिया है, दरअसल ये टोटल एरिया ऐसे जाएं आप तो ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। और ये जो एरिया है इसमें से 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन अक्साई चीन के साथ कनेक्ट करने के लिए शक्सगाम वैली में चाइना ने दे दिया। यानी ये दो जगहें हैं जहां चाइना का कंट्रोल है, हमारा कंट्रोल नहीं है। इसके बाद से अभी उसका मन नहीं भरा है लद्दाख वाले एरिया से। तो लद्दाख में दो जगह ऐसे हैं जहां पर उसका दावा है। वो दो जगह में एक जगह है यहां पर आपका जो दौलत बेग ओल्डी है उसके जस्ट नीचे एक जगह है डेमचोक। डेमचोक में 1962 के वार में ही डेमचोक एक टेबल प्लेटू है और उसके 2/3 एरिया पर उसने कब्जा कर लिया था, जो अभी भी उसके कब्जे में है। जो शेष बचा हुआ हिस्सा है वो भारत के ऑक्यूपेशन में है। भारत ने उस पर कब्जा कर रखा है और उसका क्लेम है कि वो भी हमें चाहिए। डेमचेक के बाद यहाँ जब आप नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर एक जगह है चुशुल और चुशुल के नीचे है चुमुर। यहाँ पर एक तो ये आपका एरिया हो गया। ध्यान दें कि अभी अक्साई चीन और शक्सगाम वैली में चीन का कब्जा है और डेमचोक और चुमुर पर उसका दावा है कि डेमचोक पूरा वाला चाहिए हमको, चुमुर भी पूरा चाहिए। उसके बाद से ये हिमाचल प्रदेश है आपका और हिमाचल प्रदेश के बाद ये आपका उत्तराखंड है ना। हिमाचल प्रदेश वाला एरिया थोड़ा और आगे तक जाएगा ऐसे। हाँ, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अब ध्यान दें कि ये दोनों इनके ऑक्यूपेशन में है, हमारे कब्जे में। ऊपर वाला फिगर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। ये देखें, ये जो रेड में दिखाया गया है ये अक्साई चीन है और ये चीन के कब्जे में है। भारत का क्लेम है कि ये मेरा है। ये जो एरिया है ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है और ये जो एरिया है 62 में अक्साई चीन पर कब्जा किया था उसने। हालांकि ये कब्जा उसका 62 से पहले शुरू हो गया था, कहानी पर आएंगे तो समझाएंगे। करंट कंडीशन समझिए। और ये जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है इसमें ये आपका जो सियाचिन ग्लेशियर और काराकोरम पास है, इस काराकोरम पास के जस्ट बगल वाला जो एरिया है ये शक्सगाम वैली कहलाता है। शक्सगाम वैली पाकिस्तान ने ट्रांसफर कर दिया अक्साई चीन को। ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है ये लगभग 33,000 वर्ग किलोमीटर है और जो शक्सगाम वैली वाला एरिया है ये लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इधर 33,000 वर्ग किलोमीटर और इधर 6,000 वर्ग किलोमीटर एरिया पाकिस्तान चीन के कब्जे में है। उसके बाद से डेमचोक एक जगह है, डेमचोक का 2/3 पार्ट उसके कब्जे में है और बाकी हमारे कब्जे में है। बाकी वो कहता है कि वो भी हमको चाहिए। फिर यहाँ नीचे में चुमुर एक जगह है, चुमुर वाला एरिया भी वो कहता है कि हमको चाहिए। यही वो जगह है जहां पर पैंगोंग त्से लेक है, जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि कहां कहां वो क्लेम कर रहा है, कहां कहां वो कब्जे में है। इसके बाद से उसका जो क्लेम्ड है, मतलब ये भी आपका क्लेम्ड है और ये क्लेम्ड है। उसके बाद से यहां पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दो जगहों पर उसका क्लेम है। उसमें एक जगह है यहां पर जिसे कहते हैं कौरिक और एक जगह है यहां पे जिसे हम कहते हैं शिपकीला। शिपकीला जो कि इंपॉर्टेंट दर्रा है
ताशीगांग शिपकिला, ताशीगांग शिपकिला, ये कहता है कि ये भी मेरा है। हिमाचल प्रदेश में दो एरिया है ना, ऐसे है थोड़ा सा और ये ऐसे है। उसके बाद से उत्तराखंड में नेलांग पुलाम सुंडा, ये ऊपर वाला हिस्सा है नेलांग पुलांग सुंडा, नेलांग पुलांग सुंडा, और यहां नीचे में एक एरिया है बाराहोती, बाराहोती। दो जगह पर उसका दावा है। हिमाचल प्रदेश में कौरिक और ताशीगांग शिपकिला पर कहता है कि मेरा है। फिर उत्तराखंड में सुंडा और बाराहोती, नेलांग पुलांग सुंडा और बाराहोती, ये दो जगह हैं जो कहता है कि वो मेरा है। उसके बाद पहले वो सिक्किम को भी कहता था कि मेरा है, लेकिन अब उसने कहना बंद कर दिया है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, इसको थोड़ा सा ऐसे, ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश, पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश वो कहता है कि मेरा है। इसमें जो ये एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, पर्टिकुलरली तवांग, ये तवांग वाला जो एरिया है, ये एरिया उसकी संवेदना का कुछ ज्यादा ही विषय है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि तवांग जो है वहां पे तिब्बत की सेकंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, और लहासा और तवांग ये दो केंद्र रहे हैं तिब्बती बौद्ध धर्म के। तो ये दूसरा वाला बड़ा केंद्र है। ये तवांग के बारे में मैंने कल आपको बताया था। तो पूरा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सुंडा और बाराहोती, हिमाचल प्रदेश में कौरिक और ताशीगांग शिपकिला, और लद्दाख वाले एरिया में क्या सेकंड लार्जेस्ट क्या बोले सर? अरुणाचल बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री है वहां पे, बौद्धिस्ट बौद्धों का मठ है। सेकंड लार्जेस्ट बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, एक लहासा में और दूसरा तवांग में। तो ये आपका ध्यान दे कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में नेलांग पुलांग सुंडा और बाराहोती, हिमाचल प्रदेश में कौरिक और ताशीगांग शिपकिला, और लद्दाख रीजन में डेमचोक और चुमूर, ये कुल मिला के दो इधर, दो चार, दो छह, एक 7 एरिया जो है वो उसके क्लेम में है। वो कहता है कि मेरा है, मुझे मिलना चाहिए। हम क्या कहते हैं? तो ये सब जो हमारे पास है वो तो हमारे पास है ही। हम ये कहते हैं कि अक्साई चीन वाला एरिया हमको मिलना चाहिए, ये मेरा है। अब इस अक्साई चीन वाले एरिया को, साथ में गिलगित बाल्टिस्तान पर हमारा दावा है। भारतीय गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया कि जब मैं कश्मीर कहता हूं तो कश्मीर का अर्थ अक्साई चीन भी है। ये संसद में उनका बयान है। तो जब कश्मीर कहा जाता है तो उसका अर्थ ये अक्साई चीन भी है। अब ये पूरा जो है वो क्लेम्ड एरिया है ना। क्लेम्ड इंडियन टेरिटरी बाय चाइना, इसको खींच लीजिए। हो गया। अब हम आते हैं, ये आपको इतना समझ में आया कि कहां कहां पर विवाद है। अब इस बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो ध्यान दें, इस बॉर्डर को हमने
3 अलग अलग एरिया में बांट करके समझना है। 3 अलग अलग एरिया में आपका जो ये एरिया है, यानी लद्दाख वाला एरिया, इसे हम कहते हैं वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन। और ये जो वेस्टर्न रीजन है आपका, जिसमें कि आपका पूरा अक्साई चीन, पूरा कश्मीर, अब लद्दाख कहेंगे, अब लद्दाख टोटल आता है। ये जो आपका एरिया है ये टोटल है 2150 किलोमीटर। उसके बाद ये जो आपका हिमाचल प्रदेश से शुरू हो करके और उत्तराखंड तक का एरिया है, इसे हम कहते हैं मिडिल रीजन या सेंट्रल रीजन। और ये जो है आपका सेंट्रल रीजन, ये है 625 किलोमीटर। और उसके बाद ये जो आपका सिक्किम वाला एरिया है, सिक्किम से लेकर और टोटल अरुणाचल प्रदेश तक का जो एरिया है, इसे हम कहते हैं ईस्टर्न रीजन। और ये जो एरिया है हमारा ईस्टर्न रीजन, ये है 1140 किलोमीटर। चाइना दूसरा देश है जिसके साथ हमारी सबसे ज्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश के बाद। तो वेस्टर्न रीजन में, फिर सेंट्रल रीजन में, फिर ईस्टर्न रीजन में। कल हमने ईस्टर्न रीजन को ध्यान से देखा था, पढ़ा था। आज हमें सेंट्रल रीजन को और वेस्टर्न रीजन को पढ़ना है। अभी जो फेस ऑफ हुआ, अभी फिलहाल, वो फेस ऑफ 2 रीजन में हुआ। अगर रीजन वाइज देखेंगे तो 2 रीजन है, पहला वेस्टर्न रीजन में, दूसरा ईस्टर्न रीजन में। 2 जगह अभी हुई। ईस्टर्न रीजन में सिक्किम के पास एक नाकुला दर्रा है, 2 दर्रे हैं, नाथुला और नाकुला। नाकुला दर्रे के पास फेस ऑफ हुआ। और फिर वेस्टर्न रीजन में गलवान वैलीज और सब कहां कहां हुआ वो हम समझेंगे। ये जो एरिया बनता है आपका ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन, इस एरिया में हमारा कई जगह उससे विवाद है। और अभी हाल फिलहाल में इस विवाद के सुलझने का कोई चांस भी हमारे पास दिखता नहीं है। अब हम आते हैं ये जो विवाद है वो विवाद क्यों है, उन कारणों पर। बैकग्राउंड। अब देखें, 1947 से पहले और 1947 के बाद। 1947 से पहले ये टोटल कश्मीर, कश्मीर के महाराजा के अधीन था। और कश्मीर के महाराजा से पहले ये रणजीत सिंह के अधीन था। और रणजीत सिंह ने इस टोटल एरिया पर कब्जा किया था। इवन उन्होंने एक किला भी बिल्कुल अक्साई चीन में यहां पर बनवाया था। लेकिन चूंकि ये जो एरिया है आज भी नो मैंस लैंड है, जीवन की परिस्थितियां जीने लायक वहां पर बहुत कम है। तो उस वक्त तो और ज्यादा दुर्गम होंगी। आज तो हमारे पास आधुनिक साधन है,
हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के आधुनिक साधन है, कैरियर के आधुनिक साधन है, संचार के आधुनिक साधन है, उस वक्त कुछ नहीं था। तो ये जो एरिया है, ये एरिया कठिन रहा होगा। अब इस एरिया की भौगोलिक कंडीशन क्या है, इसको पहले समझ लें। देखें, ये आपका ग्रेटर हिमालय का रेंज है। ग्रेटर हिमालय, इसके नीचे हिमालय के दो और रेंज है ना, मिडिल हिमालय और शिवालिक। ग्रेटर हिमालय के उस पार जो एरिया है उसे ट्रांस हिमालयन रीजन कहते हैं। ये आपका ग्रेटर हिमालय है। हम ग्रेटर हिमालय से ही चल रहे हैं क्योंकि इधर का आपको जो पढ़ना होगा वो पढ़िएगा ज्योग्राफी में। हम यहाँ पर आपको मतलब चीजें समझा रहे हैं कि कैसे हैं। जो सबसे ऊंचा वाला हिमालय के रिज है, जो श्रेणी है, उस श्रेणी के बाद के जो पहाड़ हैं, पठार हैं, उनको हम ट्रांस हिमालयन रेंज कहते हैं। उस ट्रांस हिमालयन रेंज में ध्यान देंगे कि सबसे ऊपर में काराकोरम रेंज है। काराकोरम के बाद है लद्दाख रेंज, और लद्दाख के बाद है जास्कर रेंज। क्रम से ध्यान से समझें, ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, और ये जास्कर रेंज है, और इसके नीचे आपका बृहद हिमालय है। अभी जो फेस ऑफ हुआ है गलवान वैली में, वो गलवान वैली काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में है ज्योग्राफिकली। काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में। इसी काराकोरम रेंज में यहां पर एक पास है, यानी यहां पर ये पहाड़ बीच से दरका हुआ है, जिसे काराकोरम पास कहते हैं, है ना। ये जो हिस्सा है काराकोरम दर्रा कहलाता है। अब ये जो एरिया है, इस एरिया में आगे आप बढ़ते हैं तो यहां पर पामीर की गांठ है, और यहीं से तमाम हिमालय तमाम श्रेणियां इधर भी निकलती हैं, फिर इधर भी निकलती हैं। एक श्रेणी यहीं से आगे की तरफ निकलती है ऐसे, ये कहलाती है क्यूनलून श्रेणी। अर्थात जो मोस्टली अक्साई चीन वाला एरिया है, ध्यान से समझे, मोस्टली अक्साई चीन वाला जो एरिया है वह काराकोरम और क्यूनलीन श्रेणी के बीच वाला एरिया है। अब इस एरिया में ध्यान देंगे कि इस एरिया में ये वाला जो हिस्सा है, ये है तिब्बत, और इधर से पूरा लेते हुए और ये लगभग यहां तक का जो एरिया है वो वर्तमान में आगे चाइना का जिनजियांग प्रांत है। जिनजियांग प्रांत, तिब्बत और जिनजियांग। अब चूंकि ये एरिया शुरू से ही नो मैंस लैंड रहा है, तो ये अंग्रेजी शासकों के लिए भी, या जो भी इस एरिया में शासक हुआ, पार करने का रास्ता भले रहा हो, बसने की जगह नहीं रहा। तो किसी भी शासक का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया। जब आधुनिक युद्ध शुरू हुए, उन युद्धों में महत्व समझ में आया कि कैसे हम एरिया को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, यानी जो आपका जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आया,
उसके बाद ये चीजें महत्वपूर्ण होती चली गई, ये एरिया महत्वपूर्ण होता चला गया। नो मैंस लैंड था, कुछ नहीं था यहाँ पर। सिल्क रूट कहाँ से गुजरता है? बता रहे हैं। अब ये जो एरिया है, इस एरिया में जब अंग्रेज थे उस वक्त उनके लिए ये एरिया मैटर ऑफ कंसर्न नहीं था, क्योंकि ये अंग्रेज, ये जो था वो कश्मीर के महाराजा के अधीन था। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने कोशिश करी इस एरिया के डिमार्केशन की। चूंकि जो कश्मीर था वो अंग्रेजों का संरक्षित राज्य था, तो ये एरिया डिमार्क होना चाहिए था। इस डिमार्केशन की कोशिश में 9 बार, कुल 9 बार, इस डिमार्केशन की कोशिश में कुल 9 बार अंग्रेजों ने इधर वाली अपनी सीमा रेखा तय की। कभी उधर ले गए, कभी खसकाया, फिर ले गए, फिर खसकाया, कुल 9 बार। उस 9 बार की हम चर्चा नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो दो। हाँ सर, ये जो तिब्बत वाला एरिया है, हाँ, जो चीन कब्जा किया था 1951 में ना, 1950 में। सब पे आ रहे हैं, समझिए। पहले जैसे क्रम से समझा रहे हैं, समझिए, तब समझ में आएगा। ध्यान दें। तो कुल 9 बार अंग्रेजों ने इस एरिया को डिमार्क करने की कोशिश करी। तो 9 लाइनें बनाई। उन 9 लाइनों में हमें नहीं जाना। जो इंपॉर्टेंट है वो पहली लाइन है, जिसे हम कहते हैं 1865 में, 1865 में जॉनसन लाइन। अंग्रेजों ने 1865 में एक लाइन डिसाइड करी कश्मीर के संदर्भ में, जो जॉनसन लाइन थी। और ये जो आपका दिख रहा है अक्साई चीन वाला एरिया, टचिंग टू क्यूनलून, ध्यान दें, टचिंग टू क्यूनलून, ये जो एरिया है और ये जो डिमार्केशन है अभी का, या जो भारत अपने नक्शे में दिखाता है, वो है जॉनसन लाइन। भारत इसी लाइन को दिखाता है, जो, ध्यान दें, जो लद्दाख श्रेणी से शुरू होकर काराकोरम को पार करते हुए क्यूनलून तक जाती है। क्लियर है? भारत इस जॉनसन लाइन को, जो कि 1865 में अंग्रेजों ने तय करी थी, और आगे भी जॉनसन लाइन को ही एडवोकेट किया उन लोगों ने, आगे भी जॉनसन लाइन को ही एडवोकेट किया। बीच में अप डाउन हुए हैं, लेकिन मोस्टली एडवोकेसी जो हुई वो जॉनसन लाइन की ही हुई। ये जॉनसन लाइन ही वह लाइन है जिसे 1954 में नेहरू जी के निर्देश पर आधिकारिक रूप से भारत के नक्शे पर प्रकाशित किया गया था। यानी भारत इस लाइन को स्वीकार करता है। 1954 में बड़ा लिखिए, दिखाई नहीं दे रहा। भारत द्वारा स्वीकृत, बड़ा लिखेंगे अभी, मैं और चीज डालनी है इसमें। भारत द्वारा स्वीकृत। अब उसके बाद से एक लाइन और 1899 में, 1899 में मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन, मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन। अब जब मैकार्टनी ने इसका निर्धारण किया, तो ध्यान दें, ये क्यूनलून से नीचे आ गए, और क्यूनलून से नीचे आकर के और ये इतना हिस्सा काट के चीन को दे दिया इन्होंने। और 1959 तक चीन इसी लाइन को मानता रहा। ध्यान दें, हम मानते हैं जॉनसन लाइन को, और चीन मानता रहा मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन को। 1959 तक सर ये जो अक्साई वाला उसे काट कर दिया गया था। हाँ भाई,
उसी की ना बात हो रही है। 1959 तक चीन मानता रहा ये मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन को, यानी मैकार्टनी मैकडोनाल्ड ने जो क्यूनलून पर्वत श्रेणी वाला एरिया था, यहाँ पे हाजी दंगल नामक एक जगह है ना, तो जो जॉनसन लाइन है वो हाजी दंगल तक जाती थी, लेकिन मैकार्टनी मैकडोनाल्ड ने इस लाइन को नीचे खिसकाया और अक्साई चीन का मोस्ट पार्ट जो था वो दे दिया चाइना को, और इसे लेकर के ये नीचे तक आ गए। 1959 तक चीन ने चाइना को क्यों दिया सर? हाँ क्या जो वो भारत का ही पार्ट था, चाइना को क्यों दिया सर? मतलब अंग्रेज देखिए, 1899 को? ये जो एरिया है ऑक्यूपेशन में जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं अभी किसी के नहीं है। देखिए नो मैंस लैंड है, कोई नहीं है यहाँ पर। दिक्कत तब हुई जब चाइना ने घुसपैठ शुरू करी, हम उस पर आ रहे हैं, तो ये उस वक्त समझौते में इन लोगों ने खिसका दिया। लेकिन 1899 के बाद से फिर भारत सरकार ने यानी ब्रिटिश सरकार ने ही इस लाइन को रिफ्यूज कर दिया और बोली कि नहीं, मेरी वाली लाइन जॉनसन लाइन ही चलेगी। फिर 1954 में जब ये आए भाई साहब, तो इन्होंने भी जॉनसन लाइन के आधार पर ही भारत का नक्शा जारी कर दिया। अब इस बीच क्या हुआ ये समझे। 1947 में भारत आजाद होता है। जब आजाद होता है तो कश्मीर स्वतंत्र रियासत है। उसके बाद जो पाकिस्तानी इन्वेजन की घटनाएं हैं, उसके बाद से भारत में विलय होता है। 1948 और 49 में चीन में क्रांति होती है। इस बीच 1940-41 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उस सेकेंड वर्ल्ड वार के समय चीन की स्थितियां बिल्कुल दुर्बल हो गई। जापान मार मार के इनको खराब किया था, तो बेचारे बिल्कुल से लबोजान थे। 1949 में चीन के पास न जिनजियांग था न तिब्बत था। ध्यान से समझिएगा, 1949 में चीन के पास न जिनजियांग था न तिब्बत था, इसलिए हमारे और चीन के बीच कोई झगड़े का प्रश्न ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जो तिब्बती एरिया है या जिनजियांग का एरिया है, ये दरअसल उइगर एरिया है, उइगर मुसलमानों का। और ये इधर में आप देखेंगे ऊपर जब आप नक्शे में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि इधर में तजाकिस्तान और तुर्किस्तान दो देश हैं। उन देशों का पार्ट है जिसे बाद में इसने कब्जे में किया। तो 40 से लेके 45 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वार चला, उसमें स्थितियां खराब रही चीन की। उन्हीं खराब स्थितियों में माओ का उदय हुआ और माओ ने 49 तक वहां पर माओवादी शासन कायम कर दिया। कम्युनिस्ट कंट्री हो गई वो। कम्युनिस्ट कंट्री होने के जस्ट बाद 1950 में चाइना ने जिनजियांग पर भी कब्जा कर लिया और तिब्बत पर भी कब्जा कर लिया, दोनों प्रांत। अगर उस वक्त के पहले, क्योंकि 3 साल तो हमारे पास थे, उस वक्त के पहले अगर कोई डिमार्केशन की कोशिश की गई होती, नेहरू के नेतृत्व में अगर ये कोशिश की गई होती कि ये जो एरिया है, जब कश्मीर का विलय हो गया भारत में, तो इधर के एरिया को भाई मार्क करो, इसको क्लियर करो, ये एरिया क्लियर कर दो, तो झगड़ा तब भी सुलट गया होता। लेकिन ऐसी कोई कोशिश हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अब उसके कई कारण हो सकते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। अभी नया नया देश था, तमाम मुद्दे संभालने थे। इस नो मैंस लैंड के लिए कौन बात करता। लेकिन इस बीच 1949 में जब चाइना कम्युनिस्ट कंट्री बना, तो उसने 1 मिनट की देरी नहीं की। वह भी हमारे ही जितना गरीब था, उसकी भी समस्याएं हमारी ही जितनी थी, लेकिन उसने अपने एरिया को क्लियर करने में तनिक भी देरी नहीं करी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम आया, ध्यान दें। अब ये जो आपका एरिया है, इसमें यहां पर है तिब्बत की राजधानी, मतलब ये हाफ से इधर लहासा, और इधर यहां पर है काशगर। कनिष्क वहां तो
हाँ, काशगर। इस बीच भारत को पता भी नहीं चला 1950 में जिनजियांग और तिब्बत पर इसने कब्जा किया, और कब्जा करने के साथ ही इस पर वार, जो कि भारत को पता नहीं चला, और इसने लहासा को काशगर से कनेक्ट करने के लिए, ध्यान देंगे, लहासा को काशगर से कनेक्ट करने के लिए अपना राजमार्ग बना दिया, लहासा टू काशगर, है ना। इस राजमार्ग को कहा जाता है लहासा काशगर नेशनल हाईवे नंबर 219। जिस वक्त बना ये छोटा था, आज की तारीख में इसका विस्तार बहुत ज्यादा हो गया है, और उस विस्तार में आज ये 10,000 किलोमीटर की रोड हो गई है। कमाल की बात ये हुई कि जब ये रोड बन रही थी, भारत को पता ही नहीं था। हमारी पेट्रोल कितनी जबरदस्त थी, इसे आप समझ सकते हो कि पूरी की पूरी रोड, ये कोई घर की बिल्डिंग नहीं बन रही है जो मजदूर लगाएंगे। ये उस वक्त लगभग 2300 किलोमीटर लंबी थी, आज 10,000 किलोमीटर लंबी है। उस वक्त ये पूरी की पूरी रोड आपके अक्साई चीन होते हुए बना ली गई, और आपको पता नहीं चला, और 1-2 दिन में तो बना नहीं होगा। 50 में कब्जा होता है, 54 में पहली बार यहां के कुछ चरवाहों से, जैसे कारगिल अटैक में भी हुआ था, यहां के कुछ चरवाहों से ये खबर पहुंची शासन तक कि वहां पर चाइना एक्टिविटी कर रहा है। तब नेहरू जी चेते, और चेते तो उनको लगा कि अब हमें बताना पड़ेगा कि वो एरिया हमारा है। जैसे आज का फेस ऑफ है, तो आज के फेस ऑफ में आपने देखा कि हमने गलवान तक रोड पहुंचाई, उधर से उसने रोड पहुंचाई है, तो हमने भी पहुंचाई। उसके सैनिक आए तो हमारे भी आए, उसके मरे हमारे मरे। अरे कुछ होता तब ना काम रुकता, आगे नहीं बढ़ता। काम जो हुआ वो ये हुआ, कल आपको बताया गया था कि 1954 में भारत सरकार ने, सर्वेयर ऑफ इंडिया ने अपना औपचारिक नक्शा नेहरू के निर्देश पर जारी किया, जिसमें सोइंग जॉनसन लाइन, भारत के सीमा को डिमार्क किया गया ओनली ऑन मैप। नथिंग वाज डन ऑन ग्राउंड लेवल टू प्रोटेक्ट, टू प्रोहिबिट द चाइनीज ऑक्यूपेशन, चाइनीज इन्वेजन। नथिंग वाज डन, कुछ नहीं किया गया। बस ये किया कि नक्शा प्रकाशित कर दिया, बता दिया कि नहीं ये वाला हमारा है, आपने गलत बनाया है। अरे यार क्या बात होती है। भारत को ऑफिशियली इस रोड के बारे में कब पता चला? तो भारत को ऑफिशियली पता चला 1954 में हमने नक्शा प्रकाशित किया। उसके बाद से ध्यान दें कि 1950 में दोनों जगहों पे कब्जा होता है, 1957 में ये रोड बन के कंप्लीट होती है, 1958 में चाइना ऑफिशियली अपने मैप पर इस रोड को प्रदर्शित करता है, और तब भारत के लोग या भारत का शासन कंफर्म होता है कि हाँ इस एरिया में रोड बन गई है। क्या तमाशा है। यही वो समय था जो मैं बार बार शब्द बोल रहा हूं, नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड। ये नेहरू जी का ही दिया हुआ शब्द है। जब उनके पास खबर पहुंची कि चाइना ने रोड बना ली है, तो उन्होंने कहा कि छोड़ो ना यार, ये नो मैंस लैंड के बारे में कौन चिंता करने जाए, वहां तो घास भी नहीं होती। बात सही भी है, घास भी नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी घास अगर नोच ली होती जाकर आपने, तो आज ये
फांस नहीं होती जो बनी हुई है। यानी जो हमारा पता नहीं शुरू से क्यों नेहरू जी से लेकर अब तक चाइना की दोस्ती प्राप्त करने की भारत की जो लालसा है वह कभी गई नहीं। उस वक्त वो दोस्ती हम प्राप्त कर रहे थे तिब्बत की कीमत पर, तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 54 में आपने नक्शा प्रकाशित किया, और नक्शा प्रकाशित किया तो ये घाघ इसने कुछ नहीं बोला, आप करते रहिए। पहले तिब्बत को मेरा मान लीजिए, आपने 54 में मान लिया। अब मान लिया, उसके बाद से 59 में उसने कहा कि हम अब इस लाइन को भी नहीं मानते। क्योंकि देखिए ये जो रास्ता गुजर रहा है, ये देखिए मैकार्नी मैकडॉनल्ड लाइन जो मैंने दिखाई है उसके अंदर से गुजर रहा है। उस वक्त उसके पास एक तर्क था कहने का कि जो मैकडॉनल्ड लाइन है, मैकार्नी मैकडॉनल्ड लाइन है, उसके अंदर से हमने बनाया है, ये तो ऑलरेडी मेरा था। लेकिन जब बन गया, सारी चीजें हो गई, तो इसने कहा कि अब ये भी लाइन मुझे मानने नहीं। तब जबकि हम तिब्बत को मान चुके थे कि ये आपका है, उसके बाद इसने कहा कि नहीं ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसने कहा कि ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है ये जिनजियांग प्रांत का हिस्सा है, तो जिनजियांग के हिस्से के तौर पर ये मुझे मिलना चाहिए पूरा का पूरा। तो उसने अपनी जो लाइन, क्लेम लाइन है, वो खिसका करके और आगे कर दी, अर्थात भारतीय क्षेत्र में और दावा शुरू हो गया। अब इसके बाद 1900, अब मतलब कि इसमें जो चीजें हैं कि 1954 में भारत ने नक्शा प्रकाशित किया। ये जो रोड बनी है आपकी, ये रोड 1950 से लेकर के और 1959 तक बनी है। उन्नीस सौ 50 से लेके 1957 तक, सॉरी 1957 तक 7 साल ये काम चलता रहा इस पर, और हम लोग नहीं चेते। NH 219 का निर्माण हुआ। 1958 में चीन ने मैप पर, चीन ने नक्शे पर NH 219 को दिखाया, और ये वो ऑथेंटिक चीज थी जिस पर अब भारत ये नहीं कह सकता था कि नहीं है। ये सड़क बन गई थी, और जब बन गई उसने अपने नक्शे पर दिखा दिया। उसके बाद 1959 में कहा कि अब हम मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन को भी नहीं मानते, हमें उससे आगे भी चाहिए। और इस तरह से ये विवाद शुरू हुए। भारत की तरफ से जो कोर्स ऑफ एक्शन लिया गया उसमें एकमात्र चीज जो की गई वो थी कि 1954 में हमने जॉनसन लाइन को शो करते हुए अपना एक मैप प्रकाशित कर दिया, बस। 1959 में कहा यह जाता है कि 1959 में झाओ एनलाई जो चाइनीज प्राइमर थे, उन्होंने एक ऑफर दिया, पैकेज डील। पैकेज डील में उन्होंने ये कहा था कि अगर भारत तवांग को छोड़ दे तो हम अरुणाचल प्रदेश पर से अपना दावा छोड़ देंगे, तवांग हमें दे दे। यानी कि उनका पैकेज डील ये था कि देखिए फिलहाल स्थिति क्या है कि हम अक्साई चीन पर दावा कर रहे हैं, कब्जे में है चीन के, और चीन अरुणाचल पर दावा कर रहा है, कब्जे में है भारत के। उस वक्त की बात है 59 की। इसके जस्ट बाद झाओ एनलाई ने कहा, सिंपल समझिए कि आप यहां से अपना दावा छोड़ दीजिए और हम यहां से अपना दावा छोड़ देते हैं। ये पैकेज डील एक बार फिर से भारत के सामने रखी गई 59 के बाद भी, कि झाओ एनलाई ने कहा कि भाई इधर से तुम हट जाओ, हमारा कब्जा है हमारे पास रहने दो, और उधर तुम्हारा कब्जा है तुम अपने पास रखो।
नेहरू जी ने एक झटके में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ऐसा कैसे होगा? यहां पर नेहरू जी से जो गलती हुई थी, पूरे घटनाक्रम पर अगर आप गहराई से जाएंगे, उन चीजों को पढ़ेंगे, तो आपको ये लग जाएगा कि नेहरू जी से जो गलती हुई थी, उस चीज को हम गलती नहीं कह सकते कि 47 में आए तो 50 तक अपना डिमार्केशन कर लेते। देश में ढेर सारी समस्याएं थी, हालांकि उसी के पैरेलल चाइना ने ऐसा किया था, लेकिन फिर भी हम उसे गलती नहीं मानेंगे। चलिए, बहुत सारी समस्याएं थी देश की, उसमें उलझे हुए होंगे, नहीं कर पाए होंगे। यहां पर जो दिक्कत आई वो ये थी कि आप उस वक्त जो कर रहे थे, चाइना की दोस्ती प्राप्त करने के लिए किसी भी कीमत पर जाके दोस्त बन जाना। चूंकि उनका मूड समाजवादी था, नवीन राजनीतिक आंदोलन जिन देशों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध हो रहे थे, उनके साथ वो खड़े थे। चाइना उनको उसमें एक उभरता हुआ सितारा दिख रहा था। कम्युनिस्ट क्रांति हो चुकी थी, चाइना की मित्रता प्राप्त करने के इच्छुक थे। इस मित्रता के चक्कर में तिब्बत चला गया, आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया। और तिब्बत के साथ साथ जब आपका अक्साई चीन भी चला गया, ये कब गया होगा समझिए। क्यों जाएगा? आपके घर के बगल से या आपके खेत से होकर के कोई अपना रास्ता चलने का बना लेता है, तो ऐसा कब संभव होगा? जब आप कभी खेत पर जाते ही ना हो, 2-4 साल बाद कभी गए तो देखा कि लो रास्ता बना हुआ है। यानी कि हमारा पेट्रोल वहां तक नहीं था, तब ये रोड बना। हमारे लोग वहां पर नहीं थे, इसलिए ये रोड बन के तैयार हुई। अब बन के तैयार जी की आंख खुली, और तब जब आंख खुली तो नेहरू जी ने, ध्यान देंगे, जो गलती की, मतलब मुझे जितनी समझ है वो ये कि अंडर एस्टिमेशन ऑफ चाइनीज पावर। उन्होंने समझा कि तो हमारे बाद आजाद हुआ है, ये हमारे बाद आया है अस्तित्व में, तो इसकी औकात है भारत के सामने। उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया चाइना को, और ये वो गलती थी जिसका खामियाजा 62 में भुगतना पड़ा। उसने चाइनीज पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी को अंडर एस्टिमेट किया, और अपने जो पोस्ट थे, अपने जो ये एरिया थे, वहां पर इन्होंने अपने जो फोर्सेस थी उनका डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया। कहा तो यहां तक जाता है, हम बात कर रहे थे कि 1959 में 58 में चीन ने नक्शे पर अपने NH-219 को दिखा दिया, तब हम जाने कि हाँ उसने बना लिया। अब जब ये 58 में ऑफिशियली चाइना ने जब एक्सेप्ट कर लिया कि हम अक्साई चीन होते हुए लहासा से काशगर तक चले गए हैं, तो भारत की राजनीति में उबाल आ गया। जितने समाजवादी थे, विपक्षी तो जो थे सो थे ही, राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी लोग भी नेहरू की न सिर्फ टांग खींचने पर तुल गए, बल्कि धोती भी खींचने लगे। अब नेहरू की इज्जत पर प्रश्न आ गए। जब खिंचाई जबरदस्त होने लगी तो नेहरू का पौरुष जागा। उन्होंने भारत के इस साइड का जो अपना वेस्टर्न कमांड था, उसके कमांडर को बुलाया, बोला कि सेना आगे भेजो। उसने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इधर जाने का ना कोई रास्ता था भारत के पास, ना सैनिकों को प्रशिक्षण प्राप्त था, ना ही सैनिकों के पास उस तरह के आधुनिक इक्विपमेंट्स थे हाई एल्टीट्यूड पर जाकर के लड़ने के लिए। उसने मना कर दिया। मना कर दिया तो उसको हटा दिया गया और दूसरे को ले आया गया और कहा गया कि आगे बढ़ो, चाइनीज जो इंट्रूजन है उस इंट्रूजन को खत्म करो। और ये जो मैंने कहा था इससे पहले वाली क्लास में कि ये नेहरू जी का अंडर एस्टिमेशन ऑफ द पावर ऑफ चाइना था। उन्होंने चाइना को बहुत कम करके आंका। अब जब ये स्थितियां हुई कि भारत ने जवाब देने के लिए अपना पेट्रोल इधर बढ़ाया, तो चाइना उबल गया।
अपने सैनिकों को आदेश दिया कि टीच अ सुटेबल लेसन टू द इंडिया, भारत को सबक सिखाता। और वह सबक आया 1962 के युद्ध के रूप में। अब देखें 1962 के युद्ध में ध्यान दें कि जितनी रोड वो बना चुका है, उस पर वो मोटरेबल स्ट्रेटेजिक रोड वो बना चुका है, उतने पर तो उसका ऑलरेडी कब्जा है, यानी यहां तक तो वो पहुंच सकता है। इसके बाद उसने 59 में ही कहा था कि ये मैकार्टनी हम नहीं मानते, नहीं माना, इसको भी ले लिया, खत्म। ये जो गलवान वैली आज की तारीख में है और बोन ऑफ कंटेंशन है, वहां जो फेस ऑफ हुआ है 62 में भी हुआ। इस लाइन को उसने क्रॉस किया, इस लाइन को क्रॉस करके और वो आगे तक आ गया, और स्थिति यह हो गई कि डीबीओ दौलत बेग ओल्डी, यहीं पर है दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी के बिल्कुल किनारे तक होते हुए इसके नीचे डेमचौक है, डेमचौक वाला एरिया भी टोटल इधर इसने कब्जा कर लिया। यहां अरुणाचल पर भी, यानी कि ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर दोनों पर एक साथ अटैक हुआ। वेस्टर्न सेक्टर पे अटैक हुआ तो अरुणाचल में वो दक्षिण की तरफ 90 किलोमीटर तक आया, और भारतीय सेनाओं की स्थिति दोनों ही सेक्टर में, चूंकि दोनों ही पहाड़ी क्षेत्र हैं, दोनों ही दुर्गम क्षेत्र हैं, है ना, यहां सिक्किम पर भी दोनों ही दुर्गम क्षेत्र हैं, और भारतीय सैनिकों के पास ना ही इक्विपमेंट्स थे, ना ही आर्म्स एम्युनिशन था उतना, और ना ही जाने का कोई रास्ता था। इवन पैदल चल के ऊंटों और वो जो गड्ढे होते हैं उन पर लाद लाद के सामान पहुंचाए जाने शुरू हुए, और इस तरह से भारतीय प्रतिरोध शुरू हुआ। और भारतीय प्रतिरोध का अंतिम नतीजा यह था कि भारतीय सैनिक वीरता के साथ पीछे हट रहे थे। चाइना आया अरुणाचल में 90 किलोमीटर तक, आक्साई चीन में मैकार्टनी को क्रॉस किया उसने, दौलत बेग ओल्डी और डेमचौक वाला एरिया कवर करते हुए जो पेंगोंग लेक है वो वाला एरिया तक आया। फिर उसके बाद से इंटरनेशनल परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन आए, कुछ भारत को मिलिट्री सपोर्ट मिलने की जब आशा हुई तो उसके बाद से चाइना अरुणाचल से पीछे हट गया, अपने आप आया अपने आप चला गया। यहां वो पीछे हट गया, अरुणाचल से पीछे हट गया, तवांग से पीछे हट गया, लेकिन यहां से पीछे नहीं हटा। यहां जहां आया वहां आकर बैठ गया। इस एरिया से वो पीछे हटा, लेकिन इस एरिया पर आकर बैठ गया, और तब से ये स्थिति आज तक बनी हुई है कि अरुणाचल पर आकर वो लौट गया। तो आप इस स्टैंड को भी एक तरह से समझ सकते हैं। जैसे कारगिल का वार हुआ तो कारगिल के वार में भारत सरकार ने स्पष्टतः सैनिकों को आदेश दिया था कि एलओसी क्रॉस नहीं करनी है, अपने एरिया से पाकिस्तानियों को भगा देना है। तो इसका एक इनडायरेक्ट मीनिंग है, और इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि भारत सरकार कह तो भले रही है एलओसी, लेकिन उससे वो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में एक्सेप्ट कर रही है। इसीलिए भारत सरकार ने कहा कि एलओसी के पार नहीं जाना। हालांकि उस वक्त हमारी जो एडवांसमेंट थी कारगिल वार के समय, हम एलओसी के पार जा सकते थे, जैसा कि इससे पहले शास्त्री जी ने किया था, लेकिन हम एलओसी के पार नहीं गए। तो ये एक इनडायरेक्ट मीनिंग है कि एलओसी को ही इंडिया अब इंटरनेशनल बाउंड्री कंसीडर कर रहा है। ठीक वैसी ही इनडायरेक्ट मीनिंग हम यहां भी निकाल सकते हैं कि अरुणाचल में वो आया, आके पुनः अरुणाचल से लौट गया। इसका अर्थ यह है कि अरुणाचल पर भले वो दावा करता है, बट इनडायरेक्टली वो समझता है कि अरुणाचल इंडिया का है, इसलिए वो लौट गया। लेकिन वही बात जब यहां हुई तो वो लौटा नहीं, और लौटा नहीं तो इसका परिणाम क्या हुआ?
कि इसका अर्थ ये निकलेगा कि इसको वो फॉर्मली अपना मानता है, इसलिए उस पर वो कब्जा जमा के बैठ गया। भाई वो चाहता तो अरुणाचल से न जाता, हम क्या बिगाड़ लेते, कुछ बिगाड़ने की स्थिति में नहीं थे। वहां भी वो बैठ जाता, लेकिन वहां भी वो नहीं बैठा, तवांग में भी नहीं बैठा, जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि तवांग कभी अरुणाचल का हिस्सा नहीं रहा है। वास्तविक स्थिति यही है। तवांग पर जयराम दौलत दास ने कब्जा किया था, ये तवांग भी नहीं, वो भी छोड़ के आगे हट गया। आने वाले दिनों में, आगे के दिनों में सिक्किम पर से भी उसने अपना दावा छोड़ दिया। तो चाइना समझता है, मतलब इससे हम एक अर्थ निकाल सकते हैं कि अरुणाचल, तवांग और सिक्किम ये भारत का है, लेकिन इसे वो भारत का कंसीडर करने को तैयार नहीं है। इसलिए यहां जहां वो आया वहां आकर बैठ गया और अभी तक बैठा हुआ है। ये स्थितियां हैं। अब की स्थिति क्या है ये समझें तो अब जो ऐतिहासिक भूलें हो चुकी हैं उनका हमारे पास भूल सुधार का कोई अवसर नहीं होता। इतिहास में जो चीजें घटित हो चुकी हैं, आज हम नेहरू जी को मतलब कंडेम कर सकते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन इतिहास में यदि के लिए कोई जगह नहीं है। यदि ये होता तो वो होता, वो तो हुआ नहीं। जो हुआ रियलिटी अब ये है, ध्यान दें, रियलिटी अब ये है कि अरुणाचल प्रदेश, तवांग, बाराहोती, सुमडा, कोरिक, शिपकिला ये सब भारत के कब्जे में है और अक्साई चीन का एरिया चाइना के कब्जे में है। रियलिटी ये है। आगे भविष्य में कभी जब हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल होगा, जो अभी सेटल नहीं होने जा रहा है ना, क्योंकि इस बॉर्डर डिस्प्यूट को एक फॉरेन पॉलिसी के टूल के रूप में चाइना इस्तेमाल कर रहा है, तो अब ये सेटल होने नहीं जा रहा, इतना तय मानिए। जब कभी सेटल होगा तो सेटलमेंट का आधार यही होगा कि अरुणाचल प्रदेश से चीन अपना दावा छोड़ेगा और अक्साई चीन पर से इंडिया अपना दावा छोड़ेगा। भविष्य में जब कभी निकलेगा निष्कर्ष तो यही निकलेगा। लेकिन अभी चूंकि भारत सरकार का स्टैंड ये नहीं है, ध्यान देंगे, भारत सरकार का स्टैंड ये है कि जॉनसन लाइन हमारी, तो हम अपने आंसर राइटिंग में या अपने इंटरव्यू में इस बात को नहीं बोलेंगे। हम यही कहेंगे कि अक्साई चीन जॉनसन लाइन तक हमारी ऑक्युपाई होनी चाहिए, तब बॉर्डर सेटलमेंट होगा। लेकिन मतलब बोलना या लिखना हमें यही है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि अब जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि विस्तारवादी शक्तियां मिट गई हैं, तो वो विस्तारवाद अगर चाइना का नहीं चलेगा तो इंडिया का भी नहीं चलेगा। और हमें अंततः इसी बात पर समझौता करना पड़ेगा कि भाई इस पर वो दावा छोड़ देगा और इस पर हम दावा छोड़ देंगे। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही हैं वो स्थितियां किस तरह से गड़बड़ हो रही हैं इसको समझें। तो इसको अब हम थोड़ा दूसरे नक्शे से समझते हैं, क्योंकि इसमें काफी हौच पौच हो गया है, इसका खींच लिया ना। अब हम सिर्फ हिस्से को, क्योंकि अब हमें प्रेजेंट फेस ऑफ को समझना है, तो हम कश्मीर को एनलार्ज कर रहे हैं और वहां से हम आपको चीजों को दिखाएंगे कि कैसे अब जो प्रेजेंट फेस ऑफ है और प्रेजेंट कंडीशन है इसको समझने जा रहे हैं। दोनों चीजें हमें समझनी होंगी कि वर्तमान में हमारे लिए खतरे क्या हैं और वर्तमान में जो फेस ऑफ हुए हैं उनकी पोजीशनिंग क्या है, कहां हुए हैं, इन पर हमारे हैं। तो हम ये अब हम कश्मीर को देखने जा रहे हैं, वर्तमान कंडीशन क्या है। तो
देखिए पहले आप यार आइए। ये आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है, और भूटान में ये काशगर है, और स्थिति ये है कि काशगर से भूटान के लहासा तक ये रोड बना चुका है। इतना ही इसने किया होता तो बात थी। थोड़ा इस नक्शे पर और नीचे जाएगा नेपाल वाला हिस्सा, भूटान थोड़ा ऊपर है। इसने आगे ये किया है कि भूटान से काठमांडू तक रोड बना दिया, मतलब लहासा से काठमांडू तक, और काठमांडू से आगे इंडिया वाला हिस्सा ऑलरेडी रोड कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। इधर में देखें, लहासा से काठमांडू तक इसने रोड का विस्तार कर दिया। ये नया वाला रोड है ना, ये जो रोड है, अब ये आपको इसमें नक्शे में सिक्किम होती हुई जा रही है, लेकिन ऐसे नहीं है, नीचे है ना। तो ये नेपाल से काठमांडू तक, काठमांडू से इधर, इधर इसका सीपैक है जो कि ठीक यहीं से शुरू होता है और आपके गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए और शक्सगाम वैली होते हुए ये आगे की तरफ जा रहा है। जो सीपेक वाला रोड है काराकोरम से, काराकोरम होते हुए, मतलब काराकोरम के बगल से होकर के गुजर रहा है, और ये आके कराची में खत्म हो रहा है यहाँ पर पूरा एरिया। तो हाँ, रास्ता सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच में से गुजर रहा है। कौन ये वाला? नहीं नहीं, ये अब मुझे नक्शे को थोड़ा सा और वो करना पड़ेगा। ये फिर वही इंडिया से होके गुजरता है क्या सर, भूटान नेपाल नहीं नहीं जो रास्ता है? रुकिए, रुक जाइए थोड़ा सा, इसको बनना है मुझे तो फिर लग रहा है। हाँ, ये भूटान है और ये आपका काठमांडू है। तो ये लहासा वाला एरिया जो आपका पड़ता है, सॉरी, ये आपका तिब्बत वाला एरिया है। ये पूरा ले लीजिए, टोटल एरिया तिब्बत है। और यहाँ पे तिब्बत में ये जगह है लहासा, जहां तक ये पहुंचा था पहले इस रोड को लेकर के, और लहासा से इसने अपने रोड को बढ़ा दिया इधर में काठमांडू तक। ठीक, अब ये एग्जिट आ गया, तो लहासा से काठमांडू तक बढ़ गया इधर। काठमांडू तक, इधर में ये काशगर तक, और काशगर से आपके सक्सगाम वैली होते हुए काराकोरम हाईवे जिसे वो कहता है, यहाँ से होते हुए, और ये आपके गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए इसका सी पैक गुजर रहा है। और ऐसे में हमें ये इधर से देखिए, एक तो यहाँ पर इसने 1957 तक बना लिया, तो छुड़ा नहीं पाए हम, अभी भी नहीं छुड़ा पाए। दूसरा जो एरिया इसका रोड का गुजर रहा है वह भी भारतीय क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। ये एरिया आपका सक्सगाम वैली वाला एरिया है, जो कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी सीडेड कर दिया है, ये वाला एरिया। और इसी के कारण, और इसके बाद ये जो एरिया बनता है ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है।
ये एरिया पाकिस्तान, एक तो ये एरिया पाकिस्तान ने फाइनली चीन को दे दिया, और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए आपका बलूचिस्तान होते हुए सिंध कराची तक ये जा रहा है। तो एक रोड तो इधर जो बनी उस पर हम अभी तक कुछ कर नहीं पाए, दूसरी रोड इधर से बन रही है और वह भी भारतीय क्षेत्र होते हुए ही गुजर रही है। और ऐसी स्थिति में, और इसके बाद इसने इस रोड को इधर से इधर बढ़ा दिया है ना, ऐसे। तो आप देखें कि आपको ये कितनी ओर से, ऊपर से कितनी ओर से घेर चुका। अभी एक ओर से आ सकता है तो हालत ये है। अब जब ये रोड कंटिन्यू कर जाती है तो ये इधर से भी तो आ सकता है, गिलगित बाल्टिस्तान वाले एरिया से भी तो इसकी पहुंच इधर हो सकती है। और जब ये मेन रोड बन गई तो किसी भी एरिया में आप देखते होंगे कि हाईवे बन गया तो कनेक्टिंग वेज अपने आप बनते जाते हैं, डेवलप होते जाते हैं। तो जब ये मेन, सियाचिन ग्लेशियर नहीं पड़ जाएगा? अरे सियाचिन ग्लेशियर यहाँ है, ये जो डिप है यहाँ पर है ना। तो इधर से भी अगर ये रोड कनेक्ट की जाती है, सी पैक के जरिए ये रोड कनेक्ट हो जाती है, तो एक तो ऑब्जेक्शन हमारा ये कि ये भारतीय क्षेत्र से होकर गुजर रही है, दूसरा ये कि जब ये गुजरने लगेगी तो अभी जो चाइना का अप्रोच है सिर्फ इधर से है भारत पर, अब तो इधर से भी हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन कमजोर हो जाएगी। दूसरी तरफ इधर ये लहासा से पहुंच गया काठमांडू, और ये लहासा काठमांडू न सिर्फ रोड से बल्कि अब ये सुनने में आ रहा है कि ये रेलवे लाइन से भी कनेक्ट किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जब वो काठमांडू तक पहुंचा तो काठमांडू के बाद तो इधर तो कनेक्टिविटी है ही, तो इधर भी नीचे आ सकता है। अगली चीज कि आपने सुना होगा 2017 में हमारा फेस ऑफ हुआ था डोकलाम में। ये जो एरिया है ये नीचे वाला यही डोकलाम है, जो कि ट्राई जंक्शन है भूटान का, चाइना का और नेपाल का। डायरेक्टली हम यहां नहीं है, मतलब ये इसमें सिक्किम आएगा, सॉरी इसको थोड़ा सा और चाहिए। ये काठमांडू, ये सिक्किम और ये फिर भूटान वाला एरिया हो गया। तो भूटान वाले एरिया में अब ये ट्राई जंक्शन हो जाता है हमारा। यहां पर ये एरिया जो है ये डोकलाम वाला यहां पे फेस ऑफ हुआ था 2017 में। डायरेक्टली ये एरिया हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहां पर गए, हमने उनको रोका, और एक दिन दो दिन नहीं रोका, महीनों रोका। क्यों रोका? क्योंकि अगर वो यहां हो क्या रहा था, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा या याद होगा आपको कि यहां पर भी वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए अपना बुलडोजर, अपना सब सामान लेकर आ गया था। यहां तक पहुंच ही गया, फिर इधर से ये यहां तक पहुंच जाए तो यहां तक पहुंचने का अर्थ क्या होगा कि ये जो हमारा चिकन नेक है इस पर ये सीधे इधर से अटैक कर सकता है, और इधर से जो अटैक करेगा तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट वो काट सकता है। स्थितियां उसने इस तरह से घेर दी हैं हमको कि ये जो घेरना है, जो अभी आपने कहा था पर्ल ऑफ स्ट्रिंग, वो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग के ये कुछ पर्ल हैं जो उसने सजा दिए हैं। हमारे पास इस मोतियों की माला को तोड़ करके मोतियां अलग अलग बिखेर देने का कोई मौका हाथ नहीं आ रहा। हालांकि हमने कोशिशें की हैं, तो वो कोशिशें इस लेक्चर का विषय नहीं है, उस पर हम आगे बात करेंगे। अब इस एरिया को, मतलब ये प्रेजेंट कंडीशन है कि हम इधर से पहले से घिरे थे, अब इधर से भी घिरने जा रहे हैं। यही कारण है कि सीपेक पर या जो उसका जो BRI इनिशिएटिव है उस पर हम उसके साथ नहीं हैं, क्योंकि वो हमारी मर्जी के बगैर हमारे क्षेत्र से रोड निकाल रहा है। ऐसी स्थिति में हम इधर और इधर दोनों तरफ से हमारा जो ये कश्मीर है, हमारा मुकुट, ये छिन जाने का खतरा है।
अब हम आते हैं प्रेजेंट फेस ऑफ पर। अब ये नक्शा मैंने बड़ा बनाया इसलिए कि इसमें ढेर सारी चीजें हमको डालनी है। ये अक्साई चीन वाला एरिया है। सर सीपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? OBOR क्या दिन आता है क्या हाँ, सीपेक? वो नहीं, सीपेक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये अक्साई चीन वाला एरिया है अप्रोक्सीमेट, जिस पर कि वो आके बैठा है। अब यहां पर समझें कि ये आपकी पहले ही बताया गया है कि ये सक्शगाम घाटी है। इसके बाद ये जो नीचे वाला हमारा एरिया है, ये सियाचिन है, जिस पर कम से कम यहां पर, चूंकि ये काफी ऊंचाई पर स्थित है, तो यहां पर हम काबिज हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। सियाचिन के बाद यहीं पर आपको बताया गया कि काराकोरम निकलता है, तो इस सियाचिन के पास ही ये काराकोरम पास है। सर हाँ, बोल रहा है कि किसी भी लड़ाई की स्थिति में अगर भारत चाहे तो वो कनेक्टिविटी सीपेक वाली तोड़ सकता है। देखिए इतना आसान नहीं है तोड़ना, क्योंकि काराकोरम पास पर हमारा कब्जा है एक तरह से, है ना। हम सियाचिन पे बैठे हुए हैं, ये एरिया है, तो इस एरिया से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने में भी आप इसके आगे जब जाएंगे तो सिंजियांग है, और सिंजियांग में ऐसा नहीं कि काराकोरम पास के बिल्कुल बगल से ये गुजर रहा है, तो उतना एरिया एडवांसमेंट आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर हम मजबूत स्थिति में हैं, तो हम चीजों को, जैसा कि 57 तक हुआ कि सड़क बन गई पता न चला, वो चीज नहीं होगी। हम यहाँ ऊंचाई पर काबिज हैं, तो हम ये चीजें देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, कम से कम इतना हमारे हाथ में है। और युद्ध के क्षेत्र में जब युद्ध होता है तो सारी संधियां अपने आप समाप्त समझी जाती हैं। जब युद्ध छिड़ जाता है तो वैसी स्थिति में हम इसके जरिए हम इनकी कनेक्टिविटी को बाधित कर सकते हैं, युद्ध की स्थिति में कर सकते हैं। अब यहीं पर काराकोरम के जस्ट बगल में यहां पर एक जगह है जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी, जो काफी चर्चा में रहा है। दौलत बेग ओल्डी ये लास्ट भारतीय पोजीशन है अक्साई चीन में, नियर टू काराकोरम पास। दौलत बेग ओल्डी से हम आगे बढ़ते हैं तो आप ध्यान देंगे कि ये जो दोनों है, इसके पास यहां पर बीचों बीच में एक जगह है जिसका नाम है लेह, और लेह के ठीक सामने यहां पर एक जगह है जिसका नाम है चुशुल। लेह से दरबुक, ये जगह है दरबुक, और इस दरबुक से लेह तक हमारा, आपको पहले से पता है, लेह तक हमारा ऑलरेडी कनेक्टिविटी है, श्रीनगर लेह राजमार्ग। लेह से आगे हमें कनेक्ट करना था इस एरिया को, कि कम से कम इस एरिया में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाए। तो लेह टू दरबुक को कनेक्ट किया गया, और दरबुक से आगे हमने अपना कनेक्शन किया। और दरबुक से आगे कनेक्शन में ध्यान दें कि ये जो आपको बताया गया पिछले नक्शे में कि
इधर में क्यूनलून है, उसके बाद दूसरी श्रेणी काराकोरम है और तीसरी लद्दाख है, यानी लद्दाख श्रेणी ऐसे है ना, यहां पर ऐसे। इस लद्दाख श्रेणी के इस साइड में है ना, ध्यान दें, ऐसे लद्दाख श्रेणी है और लद्दाख के ईस्टर्न लद्दाख के ये कौन सी, ये वेस्टर्न साइड में सिंधु नदी गुजरती है और लद्दाख के ईस्टर्न साइड में श्योक नदी गुजरती है ना। लद्दाख पहाड़ी यदि लद्दाख श्रेणी के पास बनाना ही पड़ेगा। आवाज कट गई। लद्दाख श्रेणी जो लद्दाख रेंज है, उस लद्दाख रेंज के ईस्टर्न साइड से होकर के श्योक नदी गुजरती है और उसके वेस्टर्न साइड से होकर के सिंधु क्रॉस करती है ना। तो इस दरबुक से अब ध्यान दें कि अब हम इसको वो कर रहे हैं कि दरबुक से ऐसे एक नदी, मतलब यहां से दौलत बेग ओल्डी से ऊपर से आ रही है वो नदी है ना, ऐसे एक नदी गुजरती है, ये नदी है जिस नदी का नाम है श्योक नदी। श्योक नदी, और इसी श्योक नदी में एक नदी आकर के इधर से मिलती है जिसका नाम है गलवान नदी। जो दोनों का कन्फ्लुएंस है, जो दोनों का संगम जहां पर होता है, इस संगम के इर्द गिर्द का जो ये एरिया है यही कहलाता है गलवान वैली। और आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल दिखाई गई है, इस लाइन ऑफ कंट्रोल को जहां पर ये नदी क्रॉस कर रही है, यही प्रेजेंट फेस ऑफ सिचुएशन है। यानी ये बीच का जो एरिया है श्योक के इधर का और आपका एलएसी, इसके बीच में ये जहां पर ये नदी एक दूसरे को काट रहे हैं, यही वो जगह थी जहां पर फेस ऑफ हुआ था भयंकर वाला, गलवान घाटी। ये गलवान घाटी है। अब इस दरबुक से हमने किया क्या कि दरबुक से हमने एक रोड बनाई और इस रोड को हमने बिल्कुल श्योक नदी के समानांतर हमने रोड बना करके इसे दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचा दिया। ये रोड दौलत बेग ओल्डी तक, दरबुक के बाद श्योक, श्योक के बाद कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस के बाद मुर्गो। ये कन्फ्लुएंस हो गया। कन्फ्लुएंस के सामने ऊपर यहां पर एक जगह है मुर्गो, और मुर्गो के बाद ये आपका दौलत बेग ओल्डी। इस तरह ध्यान दे कि हाँ इस साइड है ना। ये जो आपका श्योक नदी है, श्योक नदी के पैरेलल बट लद्दाख के उधर, लद्दाख श्रेणी के उधर, लद्दाख के उधर से गुजरती है। तो हमने दरबुक से होते हुए दरबुक, मुर्गो और दौलत बेग ओल्डी मिला करके एक रोड बना दी। ये रोड कहलाती है DSDBO, दरबुक श्योक। ध्यान दें, दरबुक, यहां पर श्योक है ना। सर वीडियो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है श्योक गांव। वीडियो नहीं दिख रहा है, ध्यान दें, दिख रहा था सर, तो नहीं दिख रहा है। ध्यान से समझे। जो रोड बनी वो कहां से कैसे बनी, लेह से दरबुक तक था, दरबुक से श्योक, श्योक से मुर्गो, मुर्गो से दौलत बेग ओल्डी, दरबुक श्योक, नहीं दिख रहा है सर, और कभी-कभी आवाज भी आपकी कर। लेह तक हमारा राष्ट्रीय NH1, आपका NH1A, आपको याद होगा NH1A कहां से कहां जाता है,
NH1A कहां से कहां? दिल्ली से ले जवाहर सुरंग ना सर। हाँ, तो वो रोड कौन? आपके यहाँ दिल्ली से एक रोड चलती है जम्मू कश्मीर NH2, ध्यान दें, NH2 कहां से है? कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक। और NH1 कहां है? दिल्ली से लेकर अमृतसर तक, और अमृतसर से आगे बढ़ करके लेह तक NH1A हो जाता है। तो ये जो रोड है ऑलरेडी कनेक्टेड है। इधर ये श्रीनगर जाती है, श्रीनगर से आगे कनेक्ट किया है हमने, मतलब यहाँ श्रीनगर से लेह कनेक्ट किया है हमने। तो लेह से दरबुक को कनेक्ट किया, दरबुक से श्योक को, श्योक से मुर्गो को, मुर्गो से दौलत बे गोल्डी को। इस तरह ये रोड कहलाई DSDBO रोड। DSDBO रोड। कुल इसकी जो लंबाई है वो 255 किलोमीटर है, और कुल जो इसका एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है 4,350 मीटर। 4,350 मीटर की ऊंचाई है इसकी, और 255 किलोमीटर की लंबाई है। ये वो रोड है जिस पर कि श्योक के ऊपर हमने बेली ब्रिज बनाया है, जो विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है ना, मोटरेबल। अब ये जो रोड है इसको स्ट्रेटेजिक रोड कहते हैं, ध्यान देंगे, स्ट्रेटेजिक रोड। अब ये क्या होती है? आमतौर पे हम रोड को मोटरेबल रोड कहते हैं, इस रोड को स्ट्रेटेजिक रोड कहा जाता है। बॉर्डर रोड और ऑर्गेनाइजेशन हमारा बनाता है। स्ट्रेटेजिक रोड का अर्थ होता है ऐसी रोड जो प्रत्येक मौसम में मोटरेबल हो। अर्थात दिक्कत क्या थी? इस रोड की डिजाइनिंग बहुत पहले की है, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये जो एरिया है, इस एरिया में जब बारिश का मौसम आता है तो हैवी लैंडस्लाइड्स होते हैं। उसके बाद जो नदियां गुजरती हैं, ये पहाड़ से गुजरने वाली नदियां हैं जो काफी वेग से गुजरती हैं, और वेग से गुजरने का परिणाम ये होता है कि इसमें अगर आप सिर्फ चले गए तो मर जाएंगे, आपको संभलने का, तैरने का मौका नहीं मिलेगा। आपने सुना होगा गलवान फेस्ट ऑफ जब हुआ था तो हमारे 2-3 लोग नदी में डूबने के कारण मर गए थे। नदी से पहाड़ से उतरती हुई नदियां तेज वेग से उतरती हैं, और नदी का पानी या बाढ़ का पानी अगर 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा से चल रहा हो तो आप उसमें पैर नहीं जमा सकते। यहां पर रफ्तार बहुत तेज होती है। तो ऐसे स्थिति में ये जो रोड बनी, इस रोड ने हमारी जो 1962 वाली पोजीशन थी, उस पोजीशन को बदलने का काम किया। इसी में भारत सरकार ने एक और काम कर दिया, ध्यान दें। ये जो एरिया है, ये है पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक। अब इस पेंगोंग लेक का जो टोटल 135 किलोमीटर लंबी ये लेक है। 100 टोटल जो इसकी लंबाई है वो 135 किलोमीटर है, जिसमें जो हमारा हिस्सा पड़ता है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इधर, ये हिस्सा 45 किलोमीटर है, और बाकी जितना है वो चाइना के पास है। ये लेक अपने जमाने की जब टेसित सागर सिकुड़ रहा था और हिमालय का उत्थान हो रहा था, उस उत्थान के दौरान उस सागर का एक जियोसिंक्लाइन है जो उत्थान के दौरान बच गया, है ना। मतलब सागर होगा, जियोसिंक्लाइन का साधारण अर्थ समझिए, सागर के भीतर जो गड्ढे होते हैं गहराई वाले, उन्हें जियोसिंक्लाइन कहा जाता है साधारण अर्थों में। तो जब आपका हिमालय का उत्थान होने लगा और टेसित सागर सिकुड़ने लगा, तो इस सिकुड़ने के दौरान
अब इतनी जगह बच गई सिकुड़ने के दौरान, तो वो एक लेक के रूप में, ये लेक टेसिथ सागर का ही है, जियोसिंक्लाइन है। इसका प्रमाण ये है कि ये साल्ट वाटर लेक है। यहां से जो नदियां आपकी आ रही हैं वो मीठे पानी की हैं, और यहां जो लेक मौजूद है वो साल्ट वाटर लेक है। उसी तरह कल आपको बताया गया था मानसरोवर और राक्षस ताल। मानसरोवर मीठे पानी की झील है और राक्षस ताल खारे पानी की झील है। तो इस पहाड़ के, इतने विस्तृत पहाड़ के बीच खारे पानी की झीलों की मौजूदगी ये बताती है कि ये दरअसल टोटल एरिया कभी समंदर रहा होगा, और उसमें से जो जियोसिंक्लाइन वाला एरिया होगा उत्थान के दौरान, जब ये एलिवेट हो रहा होगा, एलिवेशन के दौरान बच गया होगा। ये पैंगोंग से लेक है। अब भारत सरकार ने इसमें दो काम और किया। वो दो काम क्या कि भाई यहां पर भी बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारा, वो डिस्प्यूट हम अलग से पैंगोंग लेक का हमें एनलार्ज करना पड़ेगा, तब समझेंगे, वो भी हम समझाएंगे। भारत सरकार ने ये किया कि ये जो रोड दरबुक जा रही है ना, यहां से एक ब्रांच निकाल दी, और ब्रांच निकाल के पैंगोंग तक पहुंचा दी। इसी की एक गड़बड़ ये, दूसरी गड़बड़ कि ये जो दरबुक श्योक रोड जा रही है, इस दरबुक श्योक रोड के पास श्योक गांव के ऊपर से इसने एक ब्रांच इधर भी निकाल दी। ऐसे श्योक पर ब्रिज बनाया, ब्रिज बना के आगे तक पहुंचा दिया। अब ये पहुंच गया। अब स्थिति क्या हुई कि इस रोड के जरिए हम इधर पैंगोंग तक पहुंच सकते हैं, इधर गलवान वैली तक पहुंच सकते हैं, और इधर काराकोरम तक हमारा पहुंच सुनिश्चित हो गया। बात समझ में आ रही है? जो रोड बनी डीएसडीबीओ, ये डीएसडीबीओ ने चाइना की नींद उड़ा दी, क्योंकि जिस एरिया में ये क्लेम कर रहा था, तो ये सिर्फ क्लेम ही नहीं करता है, जब देखता है कि भारतीय पेट्रोल नहीं है तो थोड़ा सा खिसका लेता है चौकी अपना। ये काम ये बरसों से कर रहा है। पेट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर कोई भी मोटरेबल या कोई भी हमारे पास रास्ता नहीं है कि जा सके। तो जैसे भारत ने परमाणु परीक्षण किया था वाजपेयी जी के समय कि जब सैटेलाइट्स नहीं आ रहे हैं तब सारा काम करो, सैटेलाइट्स आ रहे हैं तो बैठ जाओ, ऐसा ये करता रहा है, धीरे धीरे खिसकाता रहा है, जैसे गांव में लोग अपना मेड़ खिसकाते हैं। अब ये जो रोड बनी, इस रोड के दो छोटे छोटे ब्रांच निकाल करके, एक ब्रांच हमने पैंगोंग तक पहुंचा दी, दूसरी ब्रांच हमने गलवान वैली तक पहुंचा दी। ये जो एरिया है टोटल, है ना, इस एरिया को आप गलवान वैली कह सकते हैं, गलवान घाटी। अब इससे ये हुआ कि चूंकि इनका दावा आगे तक है गलवान से, अभी भी इनको ये संतोष नहीं है कि ये जो जिसे ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कह रहे हैं, ये इसके और आगे बढ़ना चाहते हैं। और गलवान का फेस ऑफ पहला फेस ऑफ नहीं है, 62 में भी हुआ था। तो गलवान तक हमारी पहुंच सुनिश्चित हो गई, जबकि ऑलरेडी चाइना इधर से अपना जो ये वाला रोड है, इस रोड का एक ब्रांच गलवान तक लेके आ चुका है। तो हर साम्राज्यवादी विस्तारवादी ताकत ये चाहती है कि वो आगे बढ़े, अगले को न बढ़ने दिया जाए। कि इधर से ये अपना रोड पहुंचा चुका है गलवान तक, हमारा नहीं था, हमने पैंगोंग तक भी पहुंचा दिया, इधर से होकर के दौलत बे गोल्डी तक पहुंचा दिया। दौलत बे गोल्डी का मतलब कि आपका काराकोरम हाईवे और आपका ये हाईवे NH-219 दोनों हमारी निगरानी में आ गया, और इधर से गलवान हमारे पेट्रोल में आ गया, इधर से पैंगोंग हमारे पेट्रोल में आ गया। अब ये जो चीज हुई, ये इससे पहले इंडिया में होती नहीं थी, और ये नया वाला भारत करने लगा। अब ये जो होने लगा, इससे चाइना में खलबलाहट मच गई। तो चाइना के भीतर एक मेंटेलिटी है जो माओ के समय से चल रही है, टीच द लेसन टू इंडिया, वो उस वक्त से चल रही है। और आपने देखा कि जब ये फेस ऑफ चल रहा था, उस दौरान भी ग्लोबल टाइम्स जो वहां का है, वो लगातार इस बात को कह रहा था कि भारत को सबक सिखाना है। तो ये लोग हमको सबक सिखा रहे थे।
दिक्कत क्या है कि ये जो नया वाला भारत है ये खुद भी सबक सिखाने में यकीन रखता है और ये सबक उनको सिखा दिया गया। ये कारण था कि अब चूंकि उनको पहले जो वो कर रहे थे वो अब हम करने लगे, ये बात कबूल उनके गले से नीचे उतर नहीं रही है। ये रियल रीजन है इस वक्त के फेस ऑफ का, रियल रीजन। अब जो फेस ऑफ हुए वो कहां कहां हुए उसकी एक लिस्ट हम ले लें और नक्शे पर उनकी पोजीशनिंग हम समझ लें। बोलिए बोलिए। श्योक दौलत बेग ओल्डी, DSDBO, दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी। अब जो फेस ऑफ हुआ वो कहां कहां हुआ, ये इतनी पोजीशन समझ में आई। अब मैं नक्शे को मिटा दूं, क्लियर है ना, क्योंकि फिर हमें चीजें वो करनी पड़ेगी। हाँ, लिसनिंग याद रखें। अब कहां कहां हमारी जो प्रेजेंट डे फेस ऑफ है वो कहां कहां हुआ इसको समझें। सबसे पहले जो हमारी टकराहट हुई वो हुई पेंगोंग लेक एरिया में। इस एरिया में 5 मई को फेस ऑफ हुआ। अब इस फेस ऑफ को हम डिटेल में बताएंगे, इसका नक्शा बनाना पड़ेगा हमें। पहले कहां कहां हुआ इसको समझ लीजिए। दूसरा है यहां पर 2 दर्रे हैं, एक को कहा जाता है नाकुला और एक को कहा जाता है नाथुला, 2 दर्रे। तो दूसरा जो फेस ऑफ का एरिया था ये सिक्किम का नाकुला दर्रा 9 मई को नाकुला में फेस ऑफ हुआ, 9 मई को, 5 मई को यहां पर और 9 मई को सिक्किम में। यानी कि ये लोग फिर उसी मूड में थे कि दोनों रीजन में एक साथ लड़ना है। बाद में ये फेस ऑफ खत्म हुआ, इसमें भी भारतीय सैनिकों की काफी दिक्कत हुई उनको। जो सबसे खतरनाक फेस ऑफ हुआ वो वहां यहां गलवान वैली में, गलवान वैली में जो फेस ऑफ हुआ वो 15 और 16 मई की दरमियानी रात को फेस ऑफ, जिसमें कि ये खबर आपने सुनी थी कि भारतीय सैनिकों को उन लोगों ने वो छेद, वो कांटी लगा करके उससे डंडे से मारा था और भारतीय सैनिकों की मौत हुई। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया। तो ये 3 बड़े एरिया, 5 मई को पेंगोंग में, 9 मई को नाकुला में और 15 और 16 मई की रात को गलवान घाटी में फेस ऑफ हुआ। इसके अलावा फेस ऑफ के और भी पॉइंट थे। एक हॉट स्प्रिंग है जो आपके श्योक विलेज के ऊपर पड़ता है। ये जो गलवान घाटी वाला एरिया है इसको PP14 के नाम से जाना जाता है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14, ये शब्द भी आपने सुना होगा। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। और इसके बाद इसके नीचे में पेंगोंग और इसके नीचे में 2 और जगहें हैं जिन्हें कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17 माना जाता है। जो हॉट स्प्रिंग एक एरिया है, हॉट स्प्रिंग के एरिया में यहां पर भी फेस ऑफ हुए थे, लेकिन ये बहुत बड़े नहीं थे। हॉट स्प्रिंग एरिया में
PP 15 एंड 17 में भी हमारा फेस ऑफ था। यानी कि आप देखें तो पूरा गलवान से लेकर पैंगोंग तक का जो ये टोटल एरिया है, इस एरिया में इंक्लूडिंग नाकुला, क्योंकि बाद में नाकुला वाला खत्म हो गया और यहाँ पर जो था वो तनातनी ज्यादा बढ़ गई थी, तो ये वाला एरिया जो था वो ज्यादा फेस ऑफ में रहा। तो ये प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट कि कहाँ कहाँ पर हमारा फेस ऑफ हुआ था नक्शे पर, तो ध्यान दें। अगर डेट के हिसाब से देखेंगे तो पैंगोंग में सबसे पहले 5 मई को, फिर नाकुला में 9 मई को, फिर 15-16 मई को गलवान घाटी में। उसके अलावा हॉट स्प्रिंग पर भी हमारा फेस ऑफ था, है ना। ये एरिया जो था वो लड़ाई का एरिया बना। अब इस एरिया में पैंगोंग लेक, इसको यहां भी लिख देते हैं, रुक जाइए। पैंगोंग लेक में फेस ऑफ था 5 मई को। नाकुला में फेस ऑफ था 9 मई को, और गलवान घाटी में फेस ऑफ था 15-16 मई को। ये प्रमुख फेस ऑफ के एरिया थे। अब इसमें पैंगोंग को हमें थोड़ा अलग से देखना है, क्योंकि कल किसी ने कहा था कि सब फिंगर समझा दीजिएगा, तो अब मैं इसको, ये क्लियर है आपका कि किस किस पोजीशन में नक्शे पर कहां कहां लड़ाई हुई, है ना। अब हम पर्टिकुलरली इस पर आ रहे हैं। कि मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है जो चाइना की चौकी है। चाइना धीरे धीरे एडवांसमेंट करता हुआ इसने एक चौकी पार किया, बनाया वहां पे, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, और तीसरे से आगे बढ़ा। तब भारत को पता चला कि अरे इतना इतना बना लिया है। तब भारत का पेट्रोल इधर से आगे बढ़ा, फिर यहां पर फेस ऑफ हुआ। फेस ऑफ के बाद चाइना ने कहा कि ठीक है, तब हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो पीछे हटा तो यहां आकर के बैठ गया, और तब भारत सरकार ने कहा कि उनको पीछे हटा दिया गया है, जबकि ये एरिया ऑलरेडी चाइना ऑक्युपाई कर चुका। ऐसे होता था, और इस तरह से धीरे धीरे वो अपना एरिया बढ़ाता था। इस बार ऐसा नहीं होने दिया जा रहा है, ये दिक्कत है। पैंगोंग लेक, और इस पैंगोंग लेक का 45% हिस्सा इंडिया के कब्जे में है, और शेष हिस्सा चाइना के कब्जे में। इसके अब देखिए, दरअसल लेक ये जो है ये ऐसे है, और इधर से आपकी जो लद्दाख रेंज की पहाड़ियां हैं वो है। इधर से जो पहाड़ियां हैं इसके इस किनारे हमारी पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, और ये सारी जो लड़ाई है वो लड़ाई है ऊंचाई प्राप्त करने की। क्योंकि पहाड़ी एरिया में, ये मैदानी एरिया नहीं है, पहाड़ी एरिया में आप वार में बेनिफिट की स्थिति में तभी होते हैं जब आप ऊंचाई पर बैठे हों। अब यहां पर जो पहाड़ है वो किस रूप में है ये समझिए। पहाड़ की एक गांठ है, और इससे एक एरिया यहां है, एक श्रेणी ऐसे चली आई है ना। ये है आपका फिंगर 1। ये क्या है फिंगर? तो ऐसे देखने में
हथेली की तरह नजर आता है, जिससे कि 8 उंगलियां निकली हुई हैं। ऊपर से फोटो लेने पर ऐसे नजर आता है, इसीलिए इसको फिंगर कहा गया है। दरअसल ये चोटियां हैं पहाड़ की। ये पहली चोटी, फिर इसके बाद से यहीं से एक दूसरी चोटी निकलती है, जिसे कहा जाता है फिंगर 2। इस फिंगर से भी छोटी छोटी चोटियां यहां पर निकली हैं, है ना। आप नक्शे में देखेंगे तो ऐसे निकली हैं चोटियां, इधर की तरफ ऐसे निकली हैं, इधर की तरफ ऐसे चोटियां निकली हैं, लेकिन ये मेन चोटी है जो फिंगर 2 कहलाती है। इसके बाद से अगली चोटी फिर यहां से निकलती है, जो फिंगर 3 कहलाती है। इसके बाद इसका क्रम ऐसे थोड़ा सा उलटता है और ऐसे आकर के एक श्रेणी निकलती है, जो फिंगर 4 कहलाती है। इसके बाद एक निकली है और इससे 3 निकले हैं। एक श्रेणी यहां से ऐसे निकली है, बड़ी सी, जो फिंगर 8 कहलाती है, और इसी से 2 श्रेणियां और निकली हैं। इधर से ये आपका है फिंगर 7 और ये है फिंगर 6, और एक श्रेणी यहां से सीधे निकलती है, ये है आपका फिंगर 5। ये कुल 8 पर्वत श्रेणियां हैं जो लद्दाख रेंज की ही हैं, और इसके एन बगल में ये आपका पेंगोंग से लेक है ना। ये आपका पेंगोंग सो लेक। अब इस पर जो हमारा फेस ऑफ है वो क्या है, तो ध्यान दें। इंडिया का ये कहना है कि फिंगर 8 तक आ रहा है, कहना है, यानी क्लेम है इंडिया का। इंडिया बैठा कहां हुआ है, तो ध्यान दें। ये इंडिया, ये इंडिया, ये इंडिया और ये इंडिया, 4 फिंगर तक इंडिया का दावा भी है और कब्जा भी है। चाइना कहां बैठा है, तो सिर्फ फिंगर 8 पर। चाइना बैठा है फिंगर 8 पर।
चाइना कहता है कि फिंगर 1 तक हमारा है और हम कहते हैं कि फिंगर 8 तक हमारा है। बीच का, तो बीच का जो एरिया है ये ज्वाइंट पेट्रोलिंग है, इस पे न चाइना था न इंडिया था, ये खाली है। और उसी हिसाब से इसके नीचे वाला जो आपका पेंगोंग से लेक का एरिया है, ये एरिया भी ज्वाइंट पेट्रोलिंग में है। यानी कि इधर से चाइना चलता है और चल करके वो फिंगर 5 तक पहुंचता है और फिर यहां से वो लौटता है। इधर से इंडिया चलता है तो ये फिंगर 7 तक पहुंचता है और यहां से लौटता है, क्योंकि ऑक्यूपेशन फिंगर 8 और फिंगर 4 तक ही है। ये फिंगर 5, फिंगर 6 और फिंगर 7 ये किसी के द्वारा ऑक्युपाइड नहीं थे। ध्यान दो, इस फेस ऑफ में क्या हुआ कि चाइना यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, इन तीनों पर आके बैठ गया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि वो फिंगर 4, फिंगर 3 तक आ गया और भारतीय फिंगर 2 तक खदेड़ दिए गए, लेकिन ये ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। ऑथेंटिकली इतना है कि फिंगर 8 से आगे बढ़ते हुए फिंगर 7, फिंगर 6, फिंगर 5 तक आकर जब बातचीत हुई चुशुल में, उसके बाद से ये लोग फिंगर 5 पर आकर बैठे। बात समझ में आ रही है? फिंगर 8 तक थे ये पहले से। इस बार के फेस ऑफ में इन्होंने फिंगर 7, फिंगर 6, फिंगर 5 पर आकर के फाइनल कर दिया है और यहां से पीछे हटने को अभी भी नहीं हटे। स्थिति क्या है कि जो ये 3 एरिया था जहां पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग थी, इस ज्वाइंट पेट्रोलिंग, यहाँ फिंगर 4 जो है, इस फिंगर 4 के जस्ट नीचे इंडिया का बेस कैंप है, यहाँ पर मिलिट्री बेस कैंप है हमारा, यहाँ पर इसके जस्ट नीचे। तो ये वाला एरिया है। अब इसमें जो प्रेजेंट डे फेस ऑफ है उसमें 6, 5, 6 और 7 इस पर भी चाइना आकर बैठ गया है और अभी भी टिल टुडे अभी भी वो यहां से आगे मतलब पीछे नहीं गया है। क्यों? क्योंकि उसका दावा है, जैसा कि आपने नक्शे में देखा, कि पूरा पेंगोंग से लेक वाला एरिया नीचे वो चुमुर तक कहता है कि मेरा है। इसके जस्ट यहाँ से नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर एक चुमुर एरिया है जिसकी मैंने चर्चा की थी, जहां पर उसका दावा है कि वहां तक मेरा है। तो ये यहां तक आके बैठ गया है और अभी भी उसको यहां से पीछे नहीं हटाया जा सका है। स्थिति ये है पूरी पेंगोंग से लेक की। ये आपका टोटल इंडो चाइना डिस्प्यूट हुआ, जिसमें सारी चीजें मैंने जितना मुझे समझ में आया मैंने डिस्कस करी। ये विषय इतिहास का था, लेकिन हाँ सर ये बोल रहा है कि फिंगर 8 ये जो लेक है ये इंडिया वाले एरिया से तिब्बत में घुस जाती है, समझिए, और तिब्बत पर तो उसका कब्जा है। तो तिब्बत वाले एरिया के हिसाब से वो कह रहा है कि फिंगर 1 तक हमें चाहिए, हम कह रहे हैं कि फिंगर 8 तक चाहिए, तो थोड़ा बढ़ा के दावा किया जाता है। वो स्थिति है यहाँ पर। ये एरिया है, ये एरिया डिस्प्यूटेड है फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, और इस डिस्प्यूट को खत्म किया गया है ना, मतलब एक तरह से चाइना द्वारा। हम चाहते हैं कि ये पुनः फिंगर 8 पर लौटे, अभी वो लौटा नहीं है। ठीक है, चलिए, हाँ बोलिए, इसको काट दीजिए, हो चुका है, बोलिए।